Welcome everyone. So today this is the second video of chapter friction of class 8th NCERT. So today in this lecture we are going to discuss about the measure of frictional force. So measure of frictional force student means जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसे हम मेजर कैसे कर सकते हैं, अभी ये हम समझेंगे कुछ एक्टिविटीज के थ्रू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विद द एक्टिविटी. फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो ब्रिक है जो यहाँ पे थ्रेड से जिसे मैंने टाई किया है, ठीक है. अब एक जो स्प्रिंग बैलेंस का जो वन एंड है वो थ्रेड से कनेक्टेड है. जब इस ब्रिक को स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से जब मैं इसे पुल करूंगी, जब मैं इसे खींचूंगी, तो स्टूडेंट्स ये ऑब्जर्व किया जाएगा कि जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें जो वेट है वो कितना ऑब्जर्व किया जाएगा, दैट इज अराउंड 400 ग्राम्स. ठीक है, इन फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया स्टूडेंट, सेकंड कंडीशन में जो ब्रिक आप देख रहे हो, इस ब्रिक को मैंने क्या किया है, पॉलिथीन बैग के अंदर रख दिया है. ठीक है, द ब्रिक इज कैप्ड इनसाइड द पॉलिथीन बैग. अब इसमें भी थ्रेड हमने कनेक्ट किया है विद द स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, इसको भी जब हम स्प्रिंग बैलेंस से पुल करेंगे, हम खींचेंगे, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्प्रिंग बैलेंस में जो मेजरमेंट आया वो कितना आया है, दिस इज अराउंड 200 ग्राम्स. ठीक है. थर्ड कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग बैलेंस को हमने रोलर्स के ऊपर रखा है. ठीक है, रोलर्स मतलब पेन के जैसे रोलर्स हैं. ठीक है, इसके ऊपर हमने ब्रिक को रखा है और यहाँ पे भी सेम चीज हमने की है कि जो थ्रेड है इसको टाई किया है, वन एंड जो है थ्रेड का उसे टाई किया ब्रिक के साथ, और जो अदर एंड है इट इज टाइड विद द स्प्रिंग बैलेंस. ठीक है, सो थर्ड कंडीशन में हमने सेम वही किया है कि हमने पुल किया है स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से. ठीक है, तो जैसे हम इसे पुल करेंगे तो जो वेट ऑब्जर्व किया जाएगा इस कंडीशन में वो वेट कितना रहेगा, 50 ग्राम्स रहेगा. अब आप देख सकते हो तीनों कंडीशन में क्या हो, इन दिस कंडीशन जो वेट हमने ऑब्जर्व किया है वो बहुत ज्यादा है. ठीक है, ज्यादा क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि ये जो ब्रिक है, आप ब्रिक का जो सरफेस देखेंगे तो ब्रिक के सरफेस पे क्या होगा, बहुत सारे इरेगुलरिटीज होंगी. ठीक है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज रहेंगी. आपने देखा होगा जो ब्रिक का सरफेस होता है वो रफ होता है. ठीक है, अब जब ये रखा हुआ है ग्राउंड पे तो इसकी इरेगुलरिटीज जो रहेंगी वो इंटरलॉक्ड हो जाएंगी विद द सरफेस, विद द इरेगुलरिटीज ऑफ द ग्राउंड. ठीक है, तो इस केस में आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. इसमें जो आपको वेट एक्सपीरियंस होगा, इसमें वेट बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा. ठीक है, और वेट आपको स्प्रिंग बैलेंस में भी ज्यादा शो होगा. सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया है, जो ब्रिक है उसे पॉलिथीन बैग के अंदर रखा है. ठीक है, पॉलिथीन बैग के अंदर रखने से क्या हुआ है कि पॉलिथीन बैग जो होता है उसका सरफेस कैसा होता है, उसका सरफेस होता है स्मूथ टेक्सचर होता है. तो हमें पता है स्टूडेंट्स कि जो स्मूथ है तो उसमें इरेगुलरिटीज बहुत कम रहेंगी क्योंकि स्मूथ सरफेस रफ नहीं होता है. ठीक है, तो जितनी इरेगुलरिटीज कम रहेंगी तो ये सरफेस के साथ कम इंटरलॉक होगा. ठीक है, और कम इंटरलॉक होने की वजह से जब हम इसे स्प्रिंग बैलेंस से खींचेंगे तो ये इसमें हमें कम वेट एक्सपीरियंस किया जाएगा. जो वेट इसमें ऑब्जर्व किया है वो कम किया है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट सिचुएशन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिथीन बैग हम यूज कर रहे हैं ये क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है. ठीक है, क्यों रिड्यूस कर रहा है फ्रिक्शन को, क्योंकि पॉलिथीन बैग स्मूथ होता है, इरेगुलरिटीज कम होती है. ठीक है, तो ये प्रॉपरली इंटरलॉक नहीं हो पा रहा है सरफेस पर, इसलिए यहाँ पे जो वेट है हमें कम मिला है स्प्रिंग बैलेंस. थर्ड कंडीशन में आप देखोगे तो ब्रिक जो है, ब्रिक को हमने रोलर्स के ऊपर रखा है. अब जब रोलर्स सरफेस के कांटेक्ट में है तो जो रोलर्स होते हैं उनका जो रोलर्स होते हैं ना, ये रोलर्स, इनका जो सरफेस होता है वो अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में कम रहता है. ठीक है, और यहाँ पे कम इरेगुलरिटीज रहेंगी. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब आप ब्रिक रोल करोगे तो आसानी से ब्रिक रोल हो जाएगा, आपको ज्यादा वेट एक्सपीरियंस नहीं होगा. ठीक है, तो थर्ड केस में जो वेट ऑब्जर्व किया गया दैट इज 50 ग्राम्स ओनली. कहने का मतलब जो फर्स्ट सिचुएशन थी हमारी, दिस इज शोइंग द स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, सेकेंड सिचुएशन जो है इट इज शोइंग द स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द थर्ड सिचुएशन इज शोइंग द रोलिंग फ्रिक्शन. अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो हमेशा बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जैसा हमने ऑब्जर्व किया था यहाँ पे. थर्ड कंडीशन में जो रोलिंग फ्रिक्शन है इसमें सबसे ही कम, रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शनल फोर्स आपको एक्सपीरियंस किया जाएगा, जो हमने थर्ड सिचुएशन में देखा था. कम वेट मिला है, इसका मतलब कि सरफेस से कम अटैच है, आसानी से हमने इसे खींच लिया है. ठीक है, ये रुका नहीं है. तो
यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन शो कर रहा है। अगर कोई भी सब्सटेंस स्टैटिक फ्रिक्शन में मतलब कि वो रेस्ट कंडीशन में है, वो मूव नहीं कर पा रहा है, मोशन नहीं कर पा रहा है इजीली। स्लाइडिंग कंडीशन में फ्रिक्शन बहुत कम है एज कम्पेयर टू द स्टैटिक वन, और रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम फ्रिक्शन रहेगा। और इस कंडीशन में आपका जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो आसानी से मूव कर लेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हमें ज्यादा वेट इसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द 3 type of frictions and their measurement. After this we will see the next topic, that is factors affecting the frictional force. So in this lecture we will see what are the factors that affects frictional force, मतलब कि ऐसे क्या factors हैं जिसकी वजह से frictional force arise होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, so first is nature of surface. Nature of surface मतलब क्या होता है कि जितने भी object होते हैं उन object का जो surface होता है वो surface कैसा है। ठीक है, सरफेस स्मूदर है या फिर सरफेस रफ है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कुछ एग्जांपल से। सो स्टूडेंट, दिस इज डस्टर एंड दिस इज स्पंज। ठीक है, ये स्पंज है। तो जो डस्टर है, डस्टर का जो सरफेस है अभी कैसा है, ये रफ सरफेस है। ठीक है, और इसका जो मेरे हाथ में जो स्पंज है इसका सरफेस भी बहुत रफ है। ठीक है, तो जितना ज्यादा सरफेस रफ रहेगा, ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस रफ रहता है स्टूडेंट्स, उतना ज्यादा इजीली सब्सटेंस वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव नहीं करता है, वो मोशन नहीं करेगा, वो रुका रहेगा। ठीक है, कैसे अभी देखते हैं। जैसे ये डस्टर है और ये स्पंज है, इन दोनों के सरफेसेस कैसे हैं, रफ है। ठीक है, खुरदुरे हैं। आप देखेंगे ये इसके ऊपर रखा हुआ है, आप देख रहे हो ये जो स्पंज है यहाँ पे गिर नहीं रहा है। क्यों नहीं गिर रहा है, बिकॉज जो इरेगुलरिटीज है दोनों के सरफेसेस पे, डस्टर के सरफेस पे और जो स्पंज के सरफेसेस पे, ये वाला सरफेस और ये वाले सरफेस पे जो रफनेस है, ठीक है, और रफनेस में क्या है, इरेगुलरिटीज है। ठीक है, और इन दोनों के सरफेस की जो इरेगुलरिटीज है लॉक हो गई है, इसलिए जो स्पंज है वो नीचे गिर नहीं रहा है इजीली। ठीक है स्टूडेंट, तो जितनी ज्यादा रफनेस रहेगी उतना ही ज्यादा जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो रुका हुआ रहेगा, रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। क्लियर। अब अगर मैं बात करूं तो स्मूथ सरफेस की, अगर कोई भी सरफेस स्मूथ है, चिकना टाइप का है, ठीक है, तो स्मूथ सरफेस रहेगा मतलब कि इंडिकेट क्या कर रहा है, कम इरेगुलरिटीज, कम खुरदुरा रहेगा। ठीक है, तो जब भी ऑब्जेक्ट के सरफेसेस स्मूथ रहेंगे तो उतना कम ऑब्जेक्ट वहां पे रुक पाएगा। ठीक है, वहां पे सब्जेक्ट वहां पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा कम रुकेगा। ठीक है, रेस्ट पे नहीं रहेगा। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, तो अब मेरे पास डस्टर है और एक साइड पे मेरे पास क्या है, स्केल है। ठीक है, तो अभी आप देखो डस्टर का जो सरफेस है वो तो रफ है, ठीक है, बट इसका जो सरफेस है, जो स्केल मैं यूज कर रही हूँ, इसका सरफेस बहुत स्मूथ है। ठीक है, अब हम देखेंगे ये इस पे रुकेगा कि नहीं। अभी रखा हुआ है, ठीक है, बट जैसे मैंने इंक्लाइन किया ये गिर गया। ठीक है, तो इसका मतलब तो इसका सरफेस स्मूथ होने की वजह से ये इंटरलॉक नहीं हो पाया। अब इंटरलॉकिंग नहीं हो पाई तो इसकी वजह से ये यहाँ पे रुक नहीं पाया, गिर गया। ठीक है, मतलब कि फ्रिक्शन कम हो गया, और फ्रिक्शन कम हुआ मतलब कि वहां पे रुक नहीं पाया। तो ये नेचर होता है कि सरफेसेस का जो नेचर रहता है वो डिसाइड करता है कि फ्रिक्शन कम होगा या ज्यादा होगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज स्मूथ सरफेस, सेकेंड इज रफ। ठीक है, अब हम इस एक्टिविटी से और समझेंगे कि स्मूथ एंड रफ कैसे अफेक्ट करता है फ्रिक्शनल फोर्स को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सरफेस है, यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस रखा है, थोड़ा तिरछा टाइप का। ठीक है, और यहाँ पे एक सेल है और ये सेल को हम रोल करेंगे। सेल को मैं यहाँ पे रिलीज करूंगी और जैसे रिलीज करूंगी तो सेल जो है वो बहुत स्पीड से जाएगा और यहाँ आगे तक रुक जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस कंडीशन में जो सेल है उसने बहुत लॉन्ग वे ट्रेवल किया है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया है। बट सेकंड कंडीशन में हमने सेल को ड्रॉप कर रहे हैं, बट यहाँ पे हमने क्या किया है, सरफेस पे क्लॉथ बिछा दिया है, कपड़े को बिछा दिया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जब कपड़ा बिछा रहेगा तो देखते हैं क्या होगा। जब हम सेल को रिलीज करेंगे तो सेल बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा, जो सेल रहेगा वो यहाँ से यहाँ पे आके रुक जाएगा। तो स्टूडेंट, इन दिस कंडीशन व्हाई द सेल स्टॉप्स हियर, बिकॉज यहाँ पे जो क्लॉथ है इट इज क्रिएटिंग मोर रफनेस। ठीक है, एंड मोर रफनेस इज इक्वल्स टू द मोर इरेगुलरिटीज। ठीक है, और ये जो क्लॉथ है ये सेल को क्या कर रहा है, मोशन नहीं करने दे रहा, आगे नहीं जाने दे रहा है। ठीक है, क्यों नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि ये रफ है।
रफ की वजह से इरेगुलरिटीज डेवलप हो गई हैं और इसने क्या किया, फ्रिक्शन को बढ़ा दिया। तो सेल जो है वो दूर तक लॉन्ग डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया। सो इन दिस कंडीशन द सेल विल नॉट कवर द लॉन्ग डिस्टेंस। व्हाई? ड्यू टू मोर फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द क्लॉथ। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे जो सेल है बहुत दूर तक गया था क्योंकि जो सरफेस है बहुत स्मूथ था, कोई फ्रिक्शन नहीं था, बहुत कम फ्रिक्शन था, तो सेल ने बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ सरफेस। स्मूथ सरफेस रहेगा या तो रफ सरफेस रहेगा। तो स्मूथ सरफेस इज इक्वल्स टू लेस इरेगुलरिटीज एंड लेस इरेगुलरिटीज मीन्स लेस फ्रिक्शन एंड लेस फ्रिक्शन मीन्स इजी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, रफ सरफेस मीन्स more irregularities and more irregularities means more friction। more friction मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है इट विल बी इन द रेस्ट पोजीशन, वो मोशन नहीं करेगा। नाउ द सेकेंड फैक्टर इज मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास मतलब कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और वेट कैसे अफेक्ट करता है तो यहाँ पे मेरे पास एक बुक है और मैंने यहाँ पे एक पेपर यूज किया, सिंपल सिंगल पेपर यूज किया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे सपोज मैं एयर ब्लो करूंगी। ठीक है, तो आप देखोगे कि जो पेपर था यहां से गिर गया है। क्यों गिर गया? क्योंकि इस कंडीशन में अभी क्या हुआ है, जो पेपर का जो वेट है बहुत कम वेट है। ठीक है, वेट कम होने की वजह से क्या है, जो इनके बीच में जो सरफेसेस हैं वो इंटरलॉक प्रॉपरली नहीं हो पा रहे, और इंटरलॉक नहीं हो पा रहे तो यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, और फ्रिक्शन ज्यादा नहीं बन पा रहा है तो ये क्या करेगा, ये रुक नहीं पाएगा यहाँ पे, और हवा की प्रेशर से हवा का जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा और इसकी वजह से ये उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन में क्या है कि अब एक पेपर की जगह पे अब मैं क्या कर रही हूँ, बंडल यूज कर रही हूँ, मतलब बहुत सारे पेपर की शीट यूज कर रही हूँ, बहुत सारे पेपर्स को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अब पेपर्स बहुत सारे हो गए तो बहुत सारे पेपर्स होने की वजह से यहाँ पे वेट बढ़ जाएगा। अब मैं अगर एयर ब्लो करूंगी, यहाँ पे पेपर नहीं गिर रहा है नीचे। ठीक है, क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे वेट बढ़ गया है। ठीक है, तो मतलब कि दोनों सरफेसेस के बीच में जो इरेगुलरिटीज हैं वो इजीली लॉक हो पा रही है क्योंकि ऊपर से वेट ज्यादा हो गया है। अब इरेगुलरिटीज ज्यादा हो गई तो मतलब कि फ्रिक्शन बढ़ गया है। ठीक है, अब फ्रिक्शन बढ़ गया है, इस वजह से ये जो पेपर है यहाँ पे वो मूव नहीं करेगा, यहीं पे बना रहेगा। ठीक है, तो मोर फ्रिक्शन इसमें हो गया है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू दैट मोर मास मीन्स मोर वेट, और मोर वेट इज इक्वल्स टू द मोर इरेगुलरिटीज, एंड मोर इरेगुलरिटीज विल कॉज मोर फ्रिक्शन। ठीक है, और मोर फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। ठीक है, और लेस मास जो रहेगा मतलब कि कम वेट रहेगा, कम वेट की वजह से लेस फ्रिक्शन ऑफर होगा, और लेस फ्रिक्शन रहेगा तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में ना रह के वो मूव करेगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल, दीज आर द टू फैक्टर्स that affect frictional force. Now we are discussing the friction, a necessary evil. So first of all student, what is evil? Evil means harm, bad thing. ठीक है, so friction acts as a evil. अब हम क्यों बोल रहे हैं कि friction evil के जैसा है, क्यों बुरा है? तो because student हमारी लाइफ में बहुत सारे टास्क हैं जिसमें हम friction ज्यादा होने की वजह से हम वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा जो हमारे मशीनरी पार्ट्स खराब हो जाते हैं, टूट फूट हो जाती है, टेयर एंड वेयर जो हो जाता है मशीनरी पार्ट्स में, इट ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। ठीक है, एंड दैट इज हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, हमारे मशीनरी पार्ट्स खराब हो रहे हैं तो दैट इज ऑब्वियसली अ हार्म थिंग। ठीक है, हार्मफुल फॉर अस, that's why it is considered as an evil. But apart from this student, the friction plays a very important role. Why? Because without friction we cannot do many important tasks of our life. ठीक है, what are that tasks? Suppose I am standing in front of you. ठीक है, properly I am standing, so I am standing just because of this friction. ठीक है, if this friction would not be there then I can't stand properly in front of you. ठीक है, अगर आप ड्राइव करते हो, व्हेन यू ड्राइव अ कार, तो कार चलाने में भी फ्रिक्शन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, व्हेन यू राइड अ बाइसिकल, जब आप बाइसिकल चला रहे होते हो उस कंडीशन में भी जो फ्रिक्शन है वो आपका रोल प्ले करता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी डिफरेंट टास्क विच कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट फ्रिक्शन। सो फर्स्ट इज कुल्हड़, अर्थन पॉट होता है, इज इजी टू होल्ड बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज दैट कॉजेज मोर फ्रिक्शन टू होल्ड। कहने का मतलब जो कुल्हड़ होता है ना, आपने देखा होगा कुल्हड़ का जो आउटर सरफेस होता है बहुत रफ होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर वो रफ नहीं होता तो क्या हम कुल्हड़ को प्रॉपरली होल्ड कर पाते?
आंसर इज नो, हम लोग उसे प्रॉपरली होल्ड नहीं कर पाते, ठीक है। इसलिए जो हमारा कुल्हड़ होता है वो थोड़ा रफ होता है, उसमें इरेगुलरिटीज होती है। मैंने आपको इससे पहले भी बताया, जितना ज्यादा रफ रहेगा उतना ज्यादा इरेगुलरिटीज वो शो करेगा सरफेस, ठीक है। तो इस वजह से बिना फ्रिक्शन के हम कुल्हड़ को पकड़ नहीं सकते, होल्ड नहीं कर सकते। क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड अ ग्लास टम्बलर इफ देयर इज नो फ्रिक्शन ऑन सरफेस। ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई टम्बलर है, अगर टम्बलर को हम होल्ड किए हैं, ठीक है, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन प्लेइंग अ इंपॉर्टेंट रोल हियर। द थर्ड इज अ नेल इज फिक्स्ड ऑन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। जो नेल होती है, जो कील हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, वॉल में, तो ये जब दीवार में इंसर्ट की जाती है, जब हम इसे फिक्स करते हैं तो ये फिक्स प्रॉपरली बनी रहती है उसमें। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन मतलब वहां पे इरेगुलरिटीज है, रफनेस है, जिसकी वजह से वो जो कील है आपके वहां पे प्रॉपरली इंसर्टेड है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, अगर वहां पे इरेगुलरिटीज नहीं होती, तो जो हम कील है ना इंसर्ट नहीं कर पाते। फोर्थ पॉइंट इज it is not easy to write on board if there is no friction between chalk and blackboard. Okay, this is also a very important point that when your teacher writes on a board, जब आपकी टीचर बोर्ड पे लिखती हैं, ठीक है, तो जो चॉक बोर्ड पे चल रही है, this is because of the friction. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई भी चॉक से बोर्ड पर नहीं लिख पाएगा। The last is we cannot walk on road without friction. This is obvious कि हम जो रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, properly, this is only because of the friction. So these are some points which we cannot do without friction. So after this we will see the importance of friction. Importance क्या है इसका, क्या इसके advantages हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज देखेंगे, when we are increasing friction, मतलब कि हमारी डेली लाइफ में ऐसा कितने टास्क हैं जिनमें हम फ्रिक्शन को बढ़ा रहे हैं, तब वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, ठीक है। सो लेट्स सी। फर्स्ट इज शूज आर प्रोवाइडेड विद स्पाइक्स। आपको पता होगा जो आप शूज होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो शूज वेयर करते हैं, उनके शूज में ऐसे स्पाइक्स रहते हैं, ठीक है, नुकीले बने रहते हैं शूज में, सोल में। तो ये क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जो स्पाइक्स होते हैं, दीज आर स्पाइक्स, ये स्पाइक्स ही करते हैं ग्राउंड में प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए, ठीक है, ताकि जो स्पोर्ट्स पर्सन है जब दौड़ रहा होता है तो उस कंडीशन में वो गिरे ना, ठीक है। प्रॉपर ग्रिपिंग के लिए ये स्पाइक्स प्रोवाइड किए जाते हैं इन द शूज, ठीक है, शूज में प्रोवाइड किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज व्हीकल टायर्स। तो व्हीकल टायर्स आर ग्रुप्ड। आपको पता है जो टायर्स होते हैं व्हीकल के, गाड़ियों के जो टायर्स होते हैं, उनमें आपको पता होगा इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो दिस इज ग्रूव्ड, गड्ढे बनाए जा रहे हैं, ये ग्रूव्स हैं, ठीक है, गड्ढे बनाए जा रहे हैं ऐसे, इनको ग्रूव कहा जाता है। तो टायर्स में बनाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि आप जो टायर होता है वो प्रॉपरली रोड पे बिना स्लिप किए प्रॉपरली चलता रहे, ठीक है। और आपको पता होगा जब ये ग्रूव्स बहुत कंटिन्यूस चलने की वजह से जब ये ग्रूव्स कम होने लगते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, टायर को चेंज करवा लेते हैं, ठीक है, हम लोग न्यू टायर लेते हैं जिसमें प्रॉपर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। तो व्हीकल टायर्स आर ग्रूव्ड फॉर द बेटर ग्रिपिंग ऑन द ग्राउंड। नाउ नेक्स्ट इज सोल्स ऑफ शूज आर ग्रूव्ड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। आपको पता है जो शूज आप वेयर करते हो, ठीक है, उन शूज में भी नीचे इस टाइप का ग्रूव्स अवेलेबल होते हैं सोल में। तो दिस इज ऑल्सो टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ताकि हम गिरे नहीं, हम प्रॉपर ग्रिपिंग रहे, ठीक है, पकड़ रहे हमारी सरफेस पे। नेक्स्ट इज कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड्स विद सॉइल फॉर बेटर ग्रिप। जब भी हम कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी खेलते समय आपने देखा होगा जो प्लेयर्स होते हैं उनके हाथ में स्वेट, पसीना आने लगता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सॉइल, मिट्टी जो होती है उसको रब करते हैं हैंड्स में, ठीक है। रबिंग से क्या होता है, उनके जो हैंड्स होते हैं उससे प्रॉपर ग्रिपिंग बन जाती है, क्योंकि रफ हो गए हैं अब हैंड्स, उससे क्या होती है, प्रॉपर ग्रिप मिलती है हमें, ठीक है। तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी आर इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये सब चीजें हम कर पाए। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब ऐसे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, जहां पे हम फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं तब जाके वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहे होते हैं, तब जाके वो हमारे लिए यूजफुल हो रहे होते हैं। तो इस कंडीशन में हम लुब्रिकेंट्स मतलब कि ऐसा सब्सटेंस
ठीक है, जो थोड़ा ऑयल टाइप का, चिकना टाइप का होता है, ठीक है, स्मूथ टेक्सचर प्रोवाइड कराता है। तो लिब्रिकेंट्स लाइक ऑयल, तेल वगैरह, ग्रीस, थोड़ा गाढ़ा टाइप का लिक्विड होता है, ठीक है, ग्रीस एंड ग्रेफाइट पाउडर। ग्रेफाइट पाउडर मतलब जो आपका पेंसिल की जो लीड होती है ना, वो आपकी ग्रेफाइट की बनी होती है। अब उस ग्रेफाइट का पाउडर जो होता है वो मशीनरी पार्ट्स में यूज किया जाता है, क्योंकि जो पाउडर होता है ना ग्रेफाइट का, वो बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम कर पाते हैं। और फ्रिक्शन कम करेगा तो चीजें उतनी ज्यादा मोशन कर पाएगी, ठीक है। तो मशीनरी पार्ट्स में हम ये लुब्रिकेंट्स को यूज करते हैं ताकि हमारे जो मशीनरी पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपरली मूव कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं फ्रिक्शन। आपने देखा होगा कि जो गेट होते हैं, गेट्स में कभी कभी गेट्स में साउंड आने लगता है, ठीक है, एक साइड से, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऑयलिंग कर देते हैं। ऑयलिंग करने के बाद आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो डोर है उसमें से साउंड आना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन को हमने कम कर दिया। अब फ्रिक्शन कम हो गया है तो जिसकी वजह से वो प्रॉपरली मूव करने लग गया है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज वी स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। जब आप कैरम खेलते हो, कैरम खेलते समय आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कैरम बोर्ड पे जब आपकी कॉइन प्रॉपरली मूव नहीं करते। मूव क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम हमारी कॉइन को मूव कराना चाहते हैं, ठीक है। तो कॉइन को मूव कराने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत फाइन पाउडर जो होता है वो स्प्रिंकल करते हैं पूरे बोर्ड पे, ठीक है। अब जब हम फाइन पाउडर को स्प्रिंकल करेंगे तो जो हमारा बोर्ड है वो थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, चिकना टाइप का हो जाएगा। जब हम कॉइन को हिट करेंगे, थ्रो करेंगे, तो आपका जो कॉइन है बहुत स्पीडली जाएगा, बिना रुके जाएगा, उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फाइन पाउडर स्प्रिंकल करते हैं कैरम बोर्ड पे। क्या करने के लिए? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कम करने के लिए, ताकि चीजें जल्दी मूव करें, मोशन करें, मूवमेंट करें। थर्ड इज व्हील्स हेल्प अस टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये भी आपको पता होगा कि हम लोग नॉर्मली व्हील्स यूज करते हैं, पहिए यूज करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। आप बहुत डेली लाइफ का एग्जाम्पल है कि अगर हमारे घर में अंदर बहुत हैवी ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे अलमीरा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम अलमीरा को वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करना चाहते हैं और उसका वेट बहुत ज्यादा है, हम उसे स्लाइड करके नहीं कर पा रहे हैं शिफ्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे रोलर्स जो होते हैं ना, बड़े बड़े जो रोलर्स होते हैं गोल गोल, उनको हम क्या करते हैं, उसके बेस पे रख लेते हैं अलमीरा के, ठीक है। और उन रोलर्स की हेल्प से हम बड़ी बड़ी ह्यूज जो हैवी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं उनको इजीली एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफर कर देते हैं। बट जब हम ट्रांसफर करते हैं ना, तो हमें थोड़े थोड़े टाइम में एडजस्ट करना पड़ता है उन रोलर्स को, अलमीरा के जो बेस में हम लगा रहे हैं उनको। तो व्हील्स या रोलर्स ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को। तो दीज आर द पॉइंट्स वेयर वी आर रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन एंड विच आर becoming useful for us, ठीक है। After this we will see some of the examples of useful friction as well as the harmful friction। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज वीडियोस लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और आपको कोई भी क्वेरीज आती है, कोई भी डाउट्स हैं, और या फिर आप चाहते हैं कि किसी भी चैप्टर पे आपको वीडियो चाहिए है, आपको प्रॉब्लम है, तो प्लीज जस्ट कॉमेंट मी, आप मुझे कमेंट करिए। मैं डेफिनेटली आपका जो भी डाउट रहेगा उस पर डेफिनेटली कोई ना कोई वीडियो जरूर बनाऊंगी। Thank you so much for watching.